नर्मदे हर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंपल मार्ग के प्रश्नोत्तरी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, महीने में मैं 10, 20 और 30 तारीख को प्रश्नोत्तरी के वीडियो बनाता हूँ, जिनके द्वारा आपके कमेंट के जवाब देने का मैं प्रयत्न करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की। और सबसे जो पहला प्रश्न है वो श्री महावीर शर्मा जी का है। और महावीर शर्मा जी पूछते हैं, नर्मदे हर आदरणीय, आपका वीडियो प्रतिदिन देखता हूँ। कृपया करके बताइए कि संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा मार्ग में कितने किलोमीटर का मार्ग जंगल से गुजरता है। तो इसमें ऐसा है महावीर शर्मा जी कि पूरी जो नर्मदा परिक्रमा उसमें 3 महाअरण्य जिन्हें कहते हैं, 3 जंगल पड़ते हैं। सबसे पहला जंगल है, अगर ओमकारेश्वर से शुरुआत करते हैं तो शूलपाणी का जंगल, और दूसरा जंगल या ओमकार का जंगल कहते हैं, और तीसरा जंगल पड़ता है वो मंडला का जंगल है। अब आगे की प्रश्नोत्तरी वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूँ कि शूलपाणी का जो जंगल है वो 233 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, और जो बड़वा और मंडला का जंगल है उनकी मैंने अभी तक गिनती नहीं की है कि कितने किलोमीटर का है। तो जब भी पूरी होगी परिक्रमा आपको बता दूंगा कि कितना मार्ग जंगल का मार्ग पड़ता है। आगे का प्रश्न है, इनका कोई नाम नहीं है। इनका प्रश्न है कि अकेले निकल सकते हैं क्या परिक्रमा में, और निकलने का सही टाइम कौन सा है? कुछ दिक्कत तो नहीं आती है मार्ग में? प्लीज़, मुझे करनी है परिक्रमा, इसलिए पूछ रहा हूँ महाराज। रामकृष्ण हरि। ये इनका जो भी नाम है, इनके द्वारा आप सभी को बता दूँ कि बहुत से परिक्रमावासी अकेले ही परिक्रमा करते हैं और सामान्य कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई साथी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना अकेले भी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है श्री राजेंद्र कुमार जी का। और राजेंद्र जी कह रहे हैं कि नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, माँ नर्मदानी परिक्रमा कितना किलोमीटर नहीं था। इनका पूछने का तात्पर्य है कि पूरी परिक्रमा कितने किलोमीटर की है। तो इसके जवाब में मैं कई बार दे चुका हूँ। पूरी जो संपूर्ण परिक्रमा है वो 3000 किलोमीटर के आसपास है। और अगला प्रश्न है श्री प्रतिभा बहन जी का। प्रतिभा बहन का प्रश्न है कि नर्मदा पुराण पढ़ने की इच्छा है भैया, कहाँ मिलेंगी? अब नर्मदा परिक्रमा की, नर्मदा पुराण की जो पुस्तक है वो नर्मदा जी के किनारे पे जो बड़ी बड़ी सिटियाँ है, बड़े बड़े नगर है, वह आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप मंडलेश्वर या महेश्वर, नारेश्वर आदि स्थानों पर खोज करेंगे तो आसानी से मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है श्री राजश्री बहन का। और इनका प्रश्न है, परिक्रमावासी के लिए हम एक छोटा सा आश्रम बनाना चाहते हैं, तो बताइए कि कौन सी जगह पर बनाएं। अब आश्रम आप कहीं पर भी बना सकते हैं जहाँ पर परिक्रमावासियों को आसानी से सुविधा उपलब्ध हो। और मेरी पूछे तो जो शूलपाणी झाड़ी पार करते हैं और खापरमाल के बाद, भमाणा के बाद जो राजबड्डी के बीच का 27 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर कोई अनछत्र या आश्रम नहीं है। अगर आपको ठीक लगे तो वहाँ पर आश्रम बना सकते हैं, और शायद वहाँ पर जगह भी बहुत सस्ते में मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है श्री वैभव जी का। और वैभव जी का प्रश्न है कि परिक्रमा कितने दिन में पूरी होती है। अब जैसे कि मैं पीछे बता चुका हूँ अभी भी कि पूरी परिक्रमा 3000 किलोमीटर के आसपास है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितने दिन में परिक्रमा पूर्ण कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो पुष्पा बहन का है, पुष्पा सती ऐसा नाम है। इनका प्रश्न है कि आप ये बताएं कि परिक्रमा एक बार ही की कितने समय में होती है, यानी नर्मदा माँ की पूरी परिक्रमा पैदल कितना समय लगता है। अभी बता चुका हूँ मैं कि कितना समय लगता है। इससे आगे प्रश्न हम लेते हैं, कमेंट लेते हैं। तो ये है श्री प्रेमचंद वर्मा जी की, और इनके 2 कमेंट हैं। ये कहते हैं, नर्मदे हर प्रणाम प्रभु, उत्तर तट तथा दक्षिण तट पूरा करने में समय कितना लगता है। और इनका दूसरा प्रश्न है कि मैं बाराबंकी से हूँ और हमारे यहाँ से कोई परिक्रमा नहीं करते हैं, तो मुझे साथी नहीं मिला है, तो कैसे परिक्रमा करूँ? तो देखिए, इसके बारे में भी मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ कि ओमकारेश्वर से आप परिक्रमा उठाओगे तो वहाँ से हज़ारों लोग परिक्रमा उठाते, तो कोई ना कोई आपके स्वभाव के अनुरूप साथी मिल ही जाएगा।
अगर वहाँ से नहीं मिलता तो रास्ते में कोई ना कोई साथी मिल ही जाएगा। अगला प्रश्न है श्री पटनावासी व्लॉग, ऐसा इनका नाम है आईडी का। और ये पटनावासी व्लॉग वाले कह रहे हैं कि नर्मदे हर महाराज जी, मैं पटना से हूँ और मैं पूछना चाहती हूँ, नर्मदा परिक्रमा में सिर्फ लेडी परिक्रमा करे तो कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल खतरा नहीं है, आराम से आप परिक्रमा कर सकते हैं। और बहुत सारी लेडीज़ एक अकेली परिक्रमा करती है, तो कोई अभी तक तो नहीं सुना कि किसी को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इससे आगे का प्रश्न है श्री कमल किशोर पाटीदार जी का, और ये कह रहे हैं कि आप यात्रा वृत्तांत लिख रहे हैं या नहीं, कृपया प्रश्न उत्तर में ज़रूर बताएं। तो देखिए, अभी लिख तो नहीं रहे, अगर लिखेंगे तो आपको बता देंगे। वैसे इतना समय नहीं है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना और बाद में अपलोडिंग करके समय इतना भी, इसके लिए भी समय नहीं मिलता है। तो यात्रा वृत्तांत तो अब कहाँ से लिखें। अगली जो कमेंट है वो श्री सिद्धार्थ वर्मा जी की वापस आई है। ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, पहले भी ये इस प्रकार की कमेंट बहुत आ चुकी है और मैंने अपने वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कम कर दिया है। तो आगे से इस प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न है वो श्री DR कवाड़िया जी का है। श्री कवाड़िया जी कहते हैं कि शूलपाणी का जंगल कितना बड़ा है और उसके मार्ग की कितनी लंबाई होगी। देखिए, अभी मैंने बताया कि जैसे कि शूलपाणी का जो जंगल है वो 233 किलोमीटर के आसपास है और जंगल बहुत बड़ा नहीं है, मगर लंबाई यही है। इसमें रास्ते भी आते हैं, जंगल भी आता है, दोनों आता है। अगला जो प्रश्न है वो श्री धीरेन्द्र यादव जी का है, और धीरेन्द्र यादव जी कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में कितने रुपए खर्च होते हैं। अब देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं और कमेंट बहुत सारे आते हैं कि परिक्रमा में खर्चा कितना होता है। अब मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल खर्चा नहीं होता, मैया का भरोसे निकलिए हो जाता है। ऐसा भी है, बिना पैसों के भी बहुत सारे परिक्रमा करते हैं, मगर वो अपने ऊपर है कि हम कितना खर्चा करते हैं। कुछ ज़रूरी आवश्यक सामग्री लेने के लिए भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है, कहीं पर दक्षिणा भी मिल जाती है, तो बता नहीं सकता, मगर कम से कम पूरी परिक्रमा पूर्ण करने में अपने किराए के साथ 8 से 10 हज़ार का खर्चा हो सकता है। और किसी किसी को बिना पैसे भी परिक्रमा पूर्ण करते हैं, तो वो अपने ऊपर है। अगला प्रश्न है श्री रावल कल्पेश जी का, और इन्होंने ये गुजरात से इन्होंने प्रश्न किया है कि मार्च महीने से परिक्रमा कर सकता हो क्या। अब देखिए, मार्च महीने से मैं नहीं कह सकता कि मार्च महीने से परिक्रमा नहीं कर सकते। अगर आप गर्मी को सहन कर सकते तो परिक्रमा कर सकते। और दूसरी बात, एक ऐसा ही प्रश्न आया था, इनकी आईडी का नाम नहीं है, और वो पूछना चाहते थे कि मैं 20 मार्च से परिक्रमा उठाने वाला हूँ, तो उठा सकता हूँ क्या। ओमकारेश्वर से आप अगर 20-21 मार्च को परिक्रमा उठाएंगे तो अक्षय तृतीया को नावें बंद हो जाती है समुद्र में, और इस बार की अक्षय तृतीया 10 अप्रैल को है, तो उससे पहले आप पहुंच नहीं पाएंगे। 18-20 दिन में आप समुद्र तट पर पहुंच नहीं पाएंगे, तो आपको रुकना पड़ेगा। इसलिए मार्च में परिक्रमा ना उठाए तो बहुत अच्छी बात है, और आगे गर्मी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। इसलिए मेरी राय यही है कि अगले वर्ष आप नवंबर-दिसंबर से परिक्रमा की शुरुआत करें। अगला जो प्रश्न है वो श्री माधवी बहन का है, और इनका प्रश्न है कि उत्तर तट दक्षिण तट के गांवों की अलग अलग लिस्ट दे सकते हैं क्या। देखिए, वीडियो में मैं हर प्रकार की लिस्टें बताता हूँ, फिर भी ये वीडियो जब पूरे हो गए तब 1-2 वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे गांवों के और जहाँ जहाँ आश्रम है उनकी लिस्ट की वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल तो ये वीडियो देखिए और इनके अनुसार आप लिस्ट बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो श्री रावल कल्पेश जी का दोबारा इनका प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि मार्च 2024 से परिक्रमा शुरू करने इच्छा रहा है इनकी, तो यही प्रश्न है इनका, अभी वो पूछा वही। और ये गुजरात के सुरेंद्र नगर से है, तो यज्ञ मार्गदर्शन देना है, इन्होंने ऐसी अपील की है। तो देखिए, मैंने बता चुका हूँ जैसे कि आपका जवाब मैं दे चुका हूँ कि मार्च से परिक्रमा करना उचित नहीं रहेगा। आगे का प्रश्न श्री संतोष कुमार जी का है, और ये कह रहे कि आदरणीय भाई साहब, नर्मदे हर ये रत्ना सागर में यात्रा अप्रैल के माह में कर सकते। अब अप्रैल के माह में इस बार का मैंने जैसा कि बताया कि 10 अप्रैल को
अक्षय तृतीया के दिन से नावें बंद हो जाएंगी, तो उसके बाद संभव नहीं है। अगर 1 से आप 10 अप्रैल तक यात्रा कर सकते तो आराम से कर सकते। इसी के साथ आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो को विराम देते और बहुत से प्रश्न अभी बाकी रहे जिनको अगले वीडियो में लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।